अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। Thank you. Doctor. Welcome in the online class of medical microbiology। और अभी तक आप मेरे स्टाइल से वाकिफ हो चुके होंगे एज यूजुअल। आप कोई यस सर। क्वेश्चंस करना चाहें तो आपको वेलकम करता हूँ। टाइप करना चाहें क्वेश्चन तो चैट बॉक्स में टाइप कर दें। और एज पर आवर रूटीन पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा था और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो किस स्टूडेंट के जिम्मे था लास्ट लेक्चर? सर मेरे जिम्मे था। राइट, तहरीन, शाबाश बेटे। तो आप ज़रा उस लेक्चर के की पॉइंट्स, डिटेल्स नहीं, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको ज़रा मेरे लिए और अपने फेलोज के लिए जस्ट उसे ओके रिवाइज सर। करें। ओके सर, लास्ट टाइम हमने एंजाइम्स पढ़े थे स्टेफिलोकोकस ओरियस के, और सबसे पहले जो हमारे पास था वो स्टेफिलोकाइनेज एंजाइम था। इसका जो मेन पॉइंट था, ये कॉजेज डिले इन वुंड हीलिंग प्रोसेस। वेरी गुड। और इसमें अगर आप साथ एक वर्ड और ऐड कर लें तो दी बेस्ट हो जाएगा। स्टेफ्लोकाइनेस। गैंग्रीन भी कॉज करता है, नेक्रोसिस सेल टिश्यूज की। लेट मी गेट इट। स्टेफ्लोकाइनेस क्लॉट को डिसॉल्व करता है, फिब्रिन को डिसॉल्व कर देता है। एज अ रिजल्ट फिर वुंड हीलिंग डिले हो जाती है। राइट, ठीक है। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्या पढ़ा था? सर नेक्स्ट कोगुलेज एंजाइम हमने पढ़ा था। हम्म, इसमें जो है वो मतलब कि इंटरनल हेमरेजेस कॉज कर देता है ये एंजाइम अगर नहीं, हो तो काज नहीं कैपिलरीज। करता। नहीं, काज नहीं करता। इसमें दूसरे इसमें टॉक्सिन्स हैं जो हमारे इंटरनल टिश्यूज में, ऑर्गन्स में इंजरीज काज करते हैं। और ये कोएगुलेज एंजाइम प्रोटीन्स की कोएगुलेशन कोगुलेशन कर, कर देते हैं। यस। और कोएगुलेशन के रिजल्ट में समटाइम्स फिर कोई कैपिलरी ब्लॉक होती है और यस। टिश्यू जो है और टिश्यू की ब्लड। डेथ हो जाती है जिसे हम नेक्रोसिस कह देते हैं। जी बेटे, ठीक हो गया। नेक्स्ट। थैंक यू बेटे, थैंक यू तहरीन। खदीजा मुबशर। खदीजा बेटे, आप मौजूद हो तो माइक ऑन करें। थैंक यू। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। इसके बाद मैंने आपको बताई थी लिस्ट ऑफ इन्फेक्शन स्टेफिलोकोकस ऑरियस के। वो जरा आप नेम्स एन्यूमरेट कर दें, कौन कौन से इन्फेक्शंस थे? खदीजा। सर सबसे पहले हमारे हमारे पास ये होता है कि जब भी स्टेफिलोकोकस कहीं पे अटैक करता है ना, तो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो टॉक्सिन्स क्या करते हैं कि टिश्यू की डेथ करते हैं, सेल को टिश्यू से सेपरेट कर देते हैं। और सेकेंडली हमारे पास टायोग्रेनुलोसिस इन्फेक्शन होती है। ठीक, वो होती है ग्रेनुलोसाइट्स की इन्फेक्शन होती है। जब भी कभी इन्फेक्शन होगी तो इम्यून सेल्स होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, वो उस जगह पे आते हैं, तो उनकी ट्रायोग्रेनुलोसिस इन्फेक्शन होती है, जिसके नतीजे में क्या बनता है, कार्बंकल्स फेस के ऊपर बन जाते हैं, जिनको हम राइट। उर्दू में कील कह देते हैं। अब सही बताना शुरू किया है। यानी कि कार्बंकल्स बनते हैं, शाबाश। फ्यूरंकल्स बनते हैं। और और माइक्रो एब्सिस बनते हैं, जो कि हमारे पास पस कंटेनिंग कैविटी होती है। ठीक है। येलो डीप एब्सेस, पिंपल्स। डीप एब्सेस बनते हैं। गैंग्रीनस वुंड्स का बाइस बनता है। तो स्किन पे ये टाइप्स के 5 टाइप्स के इन्फेक्शन हैं। कार्बंकल्स, फ्यूरंकल्स, माइक्रो एब्सेस, डीप एब्सेस, गैंग्रीनस वुंड्स। जी खदीजा, बाकी रिपीट करें जरा, बाकी। खदीजा। यस सर। अच्छा चलें, थैंक यू। आप ऑफ कर लें। वेरी गुड। और तहरीन बेटे, तहरीन फातिमा। यस सर।
रिमेनिंग इन्फेक्शंस जो हैं वो बताएं जरा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था वो बताते हैं। सर हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी को भी ये इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने निमोनिया के केस में पढ़ा है। और इधर भी येलो कलर की पस प्रोड्यूस होती है, उसके बाद एयर में भी इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं, उसमें भी और रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारी स्पूटम होती है कफ के मतलब के रिजल्ट में, वो भी येलो कलर की ही होती है। और अगर एयर में भी इफेक्ट करे एयर की मेम्ब्रेन को, तो फिर भी हमारे पास थिक येलो कलर की पस प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद अगर यूरोजेनिटल सिस्टम में ये कर रहा है, मतलब कि कोई कॉज डिजीज वगैरह, तो फिर जैसा कि हम सर्जरी के दौरान मतलब कि कैथीटर वगैरह यूरिन को असिस्ट करने के लिए यूज करते हैं, तब भी ये मतलब कि डिजीज कॉज कर सकता होता है। और उधर भी फिर येलो कलर की पास ही प्रोड्यूस होती है, मतलब कि ये जो मेनली स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस से प्रोड्यूस होती है पास, वो येलो इन कलर होती है। बेटे आप तो बैक्टीरिया का नेम ही इधर उधर कर दिया, स्टेफिलोकोकस और स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ओके, थैंक यू तहरीन बेटे, थैंक यू। बच्चों आप कोई सवाल पूछना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें? इसके अलावा हमने, मेरा ख्याल है, डायग्नोसिस ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शंस भी पढ़ लिया था, और इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं उन पे डिस्कस भी कर लिया था। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में से जितने हमने पढ़े हैं, आप कोई सवाल करना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें, तो वी आर रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, सर जी अनिल, जी बेटे। सर आपने 2 टेस्ट बताए थे कि वो कर लेने चाहिए, एक एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट था, तो दूसरा टेस्ट कौन सा था? एक ही टेस्ट के 2 नेम्स बताए थे मैंने। इसके लिए नेम यूज किया जाता है कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, एक ये नाम यूज करते हैं। इसी को एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी कहते हैं, और इसी टेस्ट का नेम है डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट। ये तो जो हमारी लेबोरेटरीज हैं वहाँ पे रूटीन में ये टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। हॉस्पिटल्स की लैब्स में भी परफॉर्म करते हैं अक्सर बैक्टीरिया पे, कि बैक्टीरियल कल्चर के ऊपर एंटीबायोटिक कंटेनिंग डिस्क अप्लाई कर दी जाती है, और फिर जिस डिस्क के अराउंड बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, वहाँ पे जोन ऑफ इनहिबिशन बन जाता है। और जिस एंटीबैक्टीरियल का जोन ऑफ इनहिबिशन उसके स्टैंडर्ड के बराबर हो, उसको रिकमेंड किया जाता है कि ये इन विट्रो लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को किल कर रही है, तो इसको अगर पेशेंट को देंगे तो वहां पर भी डेफिनेटली ये अपनी एक्टिविटी शो करेगी। राइट बच्चों, कुछ और पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें? ओके, इफ नो क्वेश्चन, तो नेक्स्ट बैक्टीरिया, अब जो हम यहाँ से ऑनवर्ड पढ़ेंगे, दैट बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनीज, STREPTO, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनीज। ये बैक्टीरिया उसी तरह से हम स्टडी करेंगे जैसे स्टैफ को स्टडी किया है, पैटर्न कोशिश करेंगे कि सेम रहे। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी इस बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज्ड इन लॉन्ग चेन्स, ये डिफरेंस आ गया। स्टैफ और ये क्लस्टर्स में था, ये चेन्स की शक्ल में अरेंज होता है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज्ड इन लॉन्ग चेन्स, ये जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो फिर आपको ये इस तरह की मॉर्फोलॉजी में नजर आएगा। और इस हैबिटेट पे अगर बात करें तो ये इसका जो होस्ट है, ओनली होस्ट, वो ह्यूमन है। स्ट्रेप्टोकोकस की ये वाली स्पीशी एनिमल्स में नहीं है, प्योरली ह्यूमन पैथोजन है, और ह्यूमन में ही डिजीज काज करता है, ह्यूमन बीइंग में।
नॉर्मली ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेम्ब्रेन पे। नेचुरली ये बैक्टीरिया मौजूद होता है ह्यूमन में अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेम्ब्रेन पे। डिजीज कब काज करेगा? जब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी वजह से डैमेज हो जाए। इनके प्राइमरीली इन्फेक्शन काज नहीं करता। इन्फेक्शन उस वक्त काज करेगा जब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में डैमेज आए। यानी कि इसको भी असिस्ट करने वाले पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं। इस बैक्टीरिया को भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की जरूरत है। ऐसे फैक्टर्स की जरूरत है जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज काज कर दें, इंजरीज काज कर दें, कि सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दें, सीलिया को खराब कर दें। ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेचर ने सीलिया भी प्रोवाइड किया हुए हैं, पढ़ा होगा आपने। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को म्यूकस मेम्ब्रेन पे अटैच होने से रोकती हैं। ये किस तरह से डैमेज हो जाती हैं? और मैं बता दूं, ये वाला इन्फेक्शन जो स्ट्रेप्टोकोकस से इन्फेक्शन होते हैं ह्यूमन में पायोजेनिस से, इनको अगर स्टेफिलोकोकस ऑरियस से कंपेयर किया जाए तो ये ज्यादा लीथल है। जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? ये एक मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। अच्छा बेटे, आप अपना जरा नेट चेक कर लें अगर आपको आवाज नहीं आ रही। मैं इधर से इसको लेट मी, मैं मजीद इसे राइट, मैंने अपने पास इसे 100% कर दिया है। ओके, और मेरा ख्याल है आवाज अब आनी चाहिए। फिर भी कोई इश्यू हो तो बताइएगा। राइट, मैं बात कर रहा था कि ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेम्ब्रेन पे नेचुरली प्रेजेंट है। डिजीज उस वक्त काज करेगा जब हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होगा, इंजर हो जाएगा किसी वजह से, वुंड्स आ जाएंगे इसमें किसी वजह से। और ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये वुंड्स आ जाते हैं, या ऐसे वो कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से इंडिविजुअल्स हैं? सब में तो ये डिजीज काज नहीं करेगा, लेकिन उन इंडिविजुअल्स में जिनमें इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वो किन लोगों में मिल जाती है? नंबर 1, ऐसी ह्यूमन पॉपुलेशन जिनकी एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो। किसके साथ पोल्यूटेड हो? व्हीकल्स के एमिशंस के साथ। जहां पर ऐसी व्हीकल्स हो जिनसे धुआं निकलता हो, या ऐसी पॉपुलेशन जिनके अराउंड वेस्ट को, वेजिटेबल के वेस्ट को, क्रॉप्स के वेस्ट को, ये जो हमारा किचन का वेस्ट होता है, इसको बर्न किया जाता हो। आपने नोट किया होगा, लोग फसलें काटने के बाद जला देते हैं। घरों का कूड़ा करकट इकट्ठा करके उसको जला देते हैं, बर्न कर देते हैं। या ऐसी पॉपुलेशन जिसके अराउंड वुड को, लकड़ी को बर्न किया जाता है। या ऐसी एनवायरनमेंट जहां पर स्मोकिंग ज्यादा है,
एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं, आप इन सारी बातों पे गौर करें कि व्हीकल्स के एमिशंस हैं या बर्निंग के रिजल्ट में स्मोक निकलता है, इन तमाम चीजों में केमिकल्स होते हैं और वो एयर में आते हैं। जो एमिशंस में स्मोक में पार्टिकुलेट मैटर है वो एयर में आएगा, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देगा। अब जो पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है डेफिनेटली वो इन केमिकल्स को इनहेल करेगी। एज अ रिजल्ट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स और सीलिया डैमेज हो जाते हैं। एक फैक्टर तो ये है। सेकंड फैक्टर, आप जानते हैं कि बहुत सी केमिकल्स की, ड्रग्स की और दूसरी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके केमिकल प्रोसेस के रिजल्ट में, जिनकी वर्किंग के रिजल्ट में एनवायरनमेंट में लीथल गैसेस आती हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में जब केमिकल्स बन रहे होते हैं तो उनके एमिशंस आते हैं, गैसेस आती हैं। उन गैसेस में भी ऐसे रेडिकल्स मौजूद होते हैं, ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो ह्यूमन के अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं। थर्ड कंडीशन के तीसरे कौन से इंडिविजुअल्स ज्यादा एट रिस्क होते हैं, अगेन इससे आप इन रूटीन ही फेमिलियर हैं कि एनवायरनमेंट में अलर्जेंस मौजूद होते हैं। ऐसे रीजन्स, ऐसी पॉपुलेशन जिनमें एलर्जी हो जाती है फ्रीक्वेंटली, एयर से, पॉलन ग्रेन से, स्मॉग से, फॉग से, डस्ट से। तो एलर्जिक इंडिविजुअल्स में भी, जिनमें एलर्जी होती है, आपने नोट किया होगा कि फौरन से पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, नेजल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, स्नीजिंग शुरू हो जाती है, समटाइम्स कफिंग शुरू हो जाती है, समटाइम्स अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये इंडिविजुअल्स भी एट रिस्क होंगे। तीन तरह की एनवायरनमेंट मैंने डिस्कस की है। एक टाइप की एनवायरनमेंट जहां पर व्हीकल्स के, वुड के, पेपर के, वेस्ट के, प्लास्टिक जो है इसको बर्न किया जाता है तो इनके केमिकल्स एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। दूसरा कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी लीथल गैसेस, केमिकल्स ओमिट करती हैं, वो भी एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। और तीसरे वो इंडिविजुअल्स जिनमें किसी भी रीजन से एलर्जी होती है, इनमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस आसानी से इन्फेक्शन काज कर सकता है। बात करेंगे कि कैसे करता है, बाद में बात करते हैं। इन्फेक्शन काज कर सकता है। इन तीन कंडीशंस के अलावा वो इंडिविजुअल्स जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, ऑलरेडी वो किसी वायरस से सफर हो रहे हो। वायरस, कौन सा वायरस? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है। अगर वो वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो ऐसे लोगों में भी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस डिजीज काज कर सकता है। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको कोट कर देता हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम के वायरसेस की। एक तो सारे ही, मेरे समेत आप भी, एक वायरस को तो आजकल हम फेस कर रहे हैं, कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। तो कोरोना वायरस के पेशेंट्स, दे आर मोर वल्नरेबल टू द इन्फेक्शन ऑफ
स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। सिमिलरली हमारी एनवायरनमेंट में, हमारे मुल्क में, हमारे रीजन में इन्फ्लुएंजा भी कॉमन है, जिसे आप रूटीन में फ्लू कह देते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है, एंड देयर आर मेनी मोर। ये दो मैंने वो बताए जो बहुत कॉमन है हमारे रीजन में, आजकल भी कॉमन है। इन्फ्लुएंजा भी मौजूद है और कोरोना भी प्रेजेंट है। तो जो वायरल इन्फेक्शन को फेस कर रहे होते हैं उनमें भी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस इजीली डिजीज काज कर सकता है। फिफ्थ फैक्टर क्या पॉसिबल है कि अगर किसी इंडिविजुअल में रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्रॉनिक बैक्टीरियल डिजीज मौजूद हो, क्रॉनिक कहते हैं जो ज्यादा अरसा तक बीमारी डिजीज रहती है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉनिक। बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो, अब ये कौन से हैं बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स? एक बहुत प्रोमिनेंट बैक्टीरियल इशू है हमारे रीजन में, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये डिजीज होती है, टीबी कहा जाता है इसे। ये कॉमन है हमारे रीजन में, इसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होता है। एंड मैनी मोर, बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होता है। एक पॉपुलेशन के ग्रुप का मैं जिक्र यहाँ पे जरूर करूंगा, जो एडिक्टेड लोग हैं, नशा करने के जो आदी हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो नशा करते हैं। और अनलकीली हमारे मुल्क में, अनलकीली अल्लाह करे कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल करना शुरू करें। पढ़ी लिखी यंग पॉपुलेशन में एक फैक्टर स्पेशली लाहौर में और दूसरे जो हमारे मुल्क के मेगा सिटीज हैं बहुत कॉमन होता जा रहा है कि वो, आपने पढ़ा होगा कि शीशा एक चीज है, वो पीने लग गए हैं। इसके पॉइंट्स भी ओपन है, ग्रुप्स में छुप के लोग इस तरह के काम करते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे नशे हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू लोग करते हैं। ऐसे लोगों का अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाता है, उनमें भी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं। तो मेरा ख्याल एनफ है, ये जो मेजर फैक्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि ये इस तरह की कंडीशंस हों तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होता है। अब डैमेज हो जाए, मेरा ख्याल है यहाँ पे लेट अस रिपीट दीज पॉइंट्स, क्योंकि जितने मैंने बताए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा स्टूडेंट है जो आज का लेक्चर जिसके जिम्मे? सर मेरे। खदीजा बेटे, टेक योर टाइम, आप जस्ट जरा सम अप कर दें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस पे। मैंने कोई 8 के करीब पॉइंट्स डिस्कस किए, तो आप जरा इनकी समरी दोबारा से बता दें। सबसे पहले हमने इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कोकाई लॉन्ग चेन्स में अरेंज होता है। और इसके अलावा हैबिटेट जो इसके वो ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में नहीं होता ये प्रेजेंट। और ह्यूमंस में अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसकी कॉजेज देखें तो जब अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाता है तब ये इन्फेक्शन कॉज करता है। प्राइमरीली ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। थैंक यू। या हमारे
सिलिया डैमेज हो जाता है तो उसके नतीजे में हमारे पास अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम। खदीजा थैंक जी यू सर। बेटे, थैंक यू, थैंक यू। आपने 2 पॉइंट्स बता दिए, वेरी गुड। माइक ऑफ कर लें और मेरा ख्याल है हम किसी और स्टूडेंट को भी मौका दें। अलिशबा अली, अलिशबा अली, अलिशबा बेटे आप मौजूद हो? यस सर। अली जी बेटे, खदीजा ने हमें बताई इसकी माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी और इसका हैबिटेट कि ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। अब आप हमें कोई 2-3 फैक्टर्स बताएं जो अगर कोई पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग उनमें से गुजर रहे हो तो उनमें ये डिजीज काज कर सकता है। इनको हम कहते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। तो आप कोई 2-3 प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स एन्यूमरेट करें। सर वो ह्यूमन पॉपुलेशन जो उन एरियाज में रहते हैं जहाँ व्हीकल एमिशन ज़्यादा हो, या फिर क्रॉप या वेजिटेबल के वेस्ट को बर्न किया जाए, या स्मोकिंग इन्वायरमेंट हो, या फिर वुड वगैरह की बर्निंग हो, तो उन ह्यूमंस में जो है ये ज़्यादा कॉज कर सकता है क्योंकि उनका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाता है। इसके अलावा अच्छा, केमिकल ये इंडस्ट्री यहाँ के एमिशन। बेटे 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 यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि स्मोक में, व्हीकल्स के एमिशंस में ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट हैं। केमिकल्स के नेम्स तो चलो सब केमिकल्स के नेम्स तो इस सब्जेक्ट के अंडर हम नहीं स्टडी कर सकते, एक अलग से डिसिप्लिन है। लेकिन ये ज़रूर जिक्र करें कि ऐसी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में केमिकल्स मौजूद होते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज काज करते हैं। थैंक यू अलिशबा, शुक्रिया। फातिमा नवाज, बेटे आप अपना माइक ऑन करो। फातिमा नवाज, आप ट्रैवल कर रहे हो? नो सर। ओके, आप नेक्स्ट फैक्टर बताएं हमें। सर इसके अलावा इंडस्ट्रीज में से भी डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं जिनमें ऐसे केमिकल्स और हार्मफुल गैसेस होती हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती हैं, और जब ये डैमेज होता है तो ये बैक्टीरिया उनको जो है अपना अटैक करता है। डिजीज काज कर सकता है। थैंक यू, वेरी गुड। और एल्स एल्स और कौन सा? जी बेटे, उसके अलावा और सर उसके अलावा सर एलर्जेंस होते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में जिनमें एयर है, डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स हैं, डस्ट है, स्मोग है, और वायरल वेरी इन्फेक्शंस हैं वेरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। थैंक यू बेटे, थैंक यू। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हम सुनना चाहेंगे। ये एक और खदीजा है भाई, खदीजा साबिर। यस सर। जी बेटे, नेक्स्ट और क्या फैक्टर्स हैं? सर इसके अलावा जो पीपल सफ़र कर रहे होते हैं पहले से ही कोई मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन जैसे जो टारगेट करते हैं स्पेशली द रिस्पिरेटरी सिस्टम को, लाइक फॉर एग्जांपल जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसको कॉमनली फ्लू कहा जाता है। उसके अलावा पीपल जो है विद क्रोनिक बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स। कोरोना वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। यस। कोरोना का जिक्र लाजमी करें, आजकल हम इसमें ओके से सर। गुजर रहे हैं। ओके और सर। जब मैं इसकी डिजीजेस डिस्कस करूंगा तो आप लोगों ने, थैंक यू खदीजा, थैंक यू बेटे, माइक ऑफ जी करें। ओके, जब कोरोना हो तो ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस एज सेकेंडरी पैथोजन इन्फेक्शन काज करता है। हम इसकी जब डिस्कस करेंगे ना कि ये कैसे इन्फेक्शन काज करता है, कौन से इन्फेक्शन काज करता है, तो फिर जो आप आजकल कोरोना के डिफरेंट साइंस, डिफरेंट सोर्सेस से जो आप तक पहुंच रहे हैं, अब देखिएगा कि वो सिर्फ कोरोना वायरस के साइंस नहीं है। वायरस के बाद बैक्टीरिया कौन सा इन्फेक्शन काज कर रहा है, उसके एड ऑन होने से कोरोना के साइंस सवियर होते हैं और डेथ होती है। अकेले वायरस से डेथ नहीं होती, ये ज़हन में रखें। अकेला वायरस इतनी ज्यादा डेथ्स का बायस नहीं बनता। ये वायरस क्या करता है, वो बेड प्रिपेयर करता है। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। और जब वायरस के साथ बैक्टीरिया भी शामिल हो जाते हैं
तो फिर हालात वर्स होते हैं, सवियर हो जाते हैं, और फिर डिफरेंट टाइप की अलामतें भी आती हैं और उससे ह्यूमन की डेथ का रेट भी बढ़ता है। राइट जी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट के 3 चीजों के बाद हमने देखा कि ये बैक्टीरिया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो तो फिर ये डिजीज काज करने के काबिल है। अच्छा, सारे के सारे बैक्टीरिया डिजीज काज नहीं कर सकेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस के केस में भी ऐसे ही है। अब डैमेज्ड अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये बैक्टीरिया इन्वेड कर जाएगा उसी फैशन में जैसे स्टेफ ऑरियस में मैंने बताया कि वुंडेड साइट पे अटैच होगा और टिश्यू के अंदर इन्वेड कर जाएगा। इन्वेड करने के बाद इसको भी फेस करना होगा हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को। इतनी आसानी से हमारा इम्यून सिस्टम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिजीज काज नहीं करने देता। यस, अगर हमारा इम्यून सिस्टम फुली काम ना कर रहा हो, फुली फंक्शनल ना हो, उसके ऊपर प्रेशर हो, वो अंडर इम्यूनोसुप्रेशन हो, फिर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विन कर जाते हैं। अदरवाइज हमारा इम्यून सिस्टम मोस्ट ऑफ द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है और बॉडी से एलिमिनेट करता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस भी 2 तरह के हैं, एक टाइप में कैप्सूल प्रेजेंट है और दूसरी टाइप में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। और फिर स्ट्रेप्टोकोकस के बहुत से स्ट्रेन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, स्ट्रेप्टोकोकस जीनस, क्योंकि मैंने बैक्टीरिया पढ़ाने हैं आपको, तो इसलिए ये पहले वाली जो अभी बात करने लगा हूँ ये मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी, लेकिन ये थोड़ा सा बता के मैं अपने टॉपिक पे वापस ले आऊंगा। स्ट्रेप्टोकोकस जीनस को हिमोलिसिस की बेस पे, हिमोलिसिस रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस काज करने की एबिलिटी की बेस पे इसके 3 ग्रुप्स हैं। अल्फा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, अल्फा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड गैमा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस को, जीनस को, अल्फा, बीटा एंड गैमा। और अभी जो हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, इसका तल्लुक बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से। ये ज्यादा लीथल है और ये ह्यूमन को टारगेट करते हैं। अब बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर अगर देखें तो 20 अलग-अलग स्ट्रेन्स हैं और उनको, और ये क्लासिफिकेशन की हुई है एक साइंसदान है लैंसफील्ड, LANCEFIELD, लैंसफील्ड। ये साइंसदान था जिसने एंटीजेनिक वेरिएशन की बेस पे, सेल वॉल की एंटीजेंस के डिफरेंस की बेस पे विद इन बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई 20 ग्रुप्स इसके बनाए और उन ग्रुप्स को लेबल किया जाता है ABCDEF अल्फाबेट्स के हिसाब से लेबल किया जाता है। जो बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं ये है बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और इसका लैंसफील्ड ग्रुप है A, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ये बीटा हीमोलिटिक है और A ग्रुप के साथ इसका तल्लुक है और ये सबसे ज्यादा डेंजरस बैक्टीरिया है फॉर ह्यूमन बीइंग। राइट, ये एक
क्लासिफिकेशन का पैटर्न था, आपके कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आप ये वर्ड जरूर याद रखें कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है और इसका लेंस फील्ड ग्रुप जो है दैट इज ए। राइट, मैं वापस आता हूं अपनी डिस्कशन पे कि वंस बैक्टीरिया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वेड कर जाए तो इसको फेस करना पड़ता है फेगोसाइट्स को। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, फेगोसाइट्स ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम के सेल्स हैं जो टिश्यूज में एंटर होने वाली हर चीज को हैंडल करते हैं। ये फेगोसाइट्स बैक्टीरिया तक पहुंचेंगे। अब बैक्टीरिया अगर कैप्सुलेटेड है तो फेगोसाइट्स उसको एनगल्फ नहीं कर पाते, और बैक्टीरिया अगर नॉन कैप्सुलेटेड है तो फेगोसाइट्स उसको एनगल्फ कर लेंगे और किल कर देंगे। इसके कैप्सूल के अलावा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की सेल वॉल में एक प्रोटीन भी प्रेजेंट है जिसे कहते हैं प्रोटीन एम, अल्फाबेट है एम। ये प्रोटीन है बैक्टीरिया की सेल वॉल में, और ये प्रोटीन भी बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस से बचाती है। तो दो चीजें हैं इसके पास, कैप्सूल है और एम प्रोटीन है। अब इन्वेडिंग बैक्टीरिया के पास अगर कैप्सूल भी मौजूद है और एम प्रोटीन भी नेचर ने अगर उसकी सेल वॉल में प्रोवाइड की हुई है, तो फिर हमारी बॉडी के डिफेंस के सेल्स से ये बैक्टीरिया बच जाएगा और सरवाइव कर जाएगा, बच जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। तो देन मैंने आपको बताया हुआ है फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया वहां पर बैक्टीरिया का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बैक्टीरिया अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने लग जाएगा, और एज अ रिजल्ट बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस टॉक्सिन्स बनाता है और एंजाइम्स बनाता है। उसी तरह से अब इसके टॉक्सिन्स पे अगर बात करें तो इस बैक्टीरिया के पास दो मेजर टॉक्सिन्स और दो मेजर टॉक्सिन्स हैं। उनमें से एक टॉक्सिन का नेम है हीमोलाइजीन, यानी कि ये बैक्टीरिया भी हीमोलाइजीन सिंथेसाइज करता है, और इस बैक्टीरिया की हीमोलाइजीन्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोलाइजीन। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का नाम है तो उसी रेफरेंस से ये साथ में वर्ड ऐड कर दिया जाता है स्ट्रेप्टोलाइजीन। और ये दो तरह की है स्ट्रेप्टोलाइजीन, और इसका काम वही है जो स्टेफिलोकोकस की हीमोलाइजीन्स का काम था, कि ये प्रोटीन्स ब्लड सेल्स की लाइसिस काज करती हैं। दूसरा मेजर टॉक्सिन जो ये बैक्टीरिया ड्यूरिंग ग्रोथ सिंथेसाइज करता है, दैट मेजर टॉक्सिन इज एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन। इसका सेकेंड नेम है पायरोजेनिक टॉक्सिन, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन या पायरोजेनिक टॉक्सिन। अब इसके नेम पे गौर करें, पायरोजेनिक टॉक्सिन, व्हाट इंडिकेट
कि इसके ये टॉक्सिन पायरोजेंस की तरह से है, और पायरोजेंस क्या करते हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज करने में रोल प्ले करते हैं। एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन 3 काम करता है। एक तो जिस इंडिविजुअल में ये बैक्टीरिया रिलीज करेगा उसका बॉडी टेम्परेचर रेज कर देगा। दूसरा काम जो ये बैक्टीरिया करता है, ये एंडोटॉक्सिक शॉक काज करता है। टॉक्सिक शॉक जैसे स्टेफ ऑरियस में हमने पढ़ा, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज का ये टॉक्सिन भी टॉक्सिक शॉक का बायस बनता है। और थर्ड काम जो ये करता है, ये रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम को टारगेट करता है। ये सिस्टम आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। इस सिस्टम के अंडर ग्लैंड्स आते हैं, लिम्फ नोड्स आती हैं। ये बॉडी की लिम्फ नोड्स, बॉडी के ग्लैंड्स इस सिस्टम का हिस्सा है। और लिम्फ नोड्स के सेल्स, ग्लैंड्स के सेल्स ही इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट बनते हैं। तो देखें जरा कि ये पायरोजेनिक टॉक्सिन ये ज्यादा डैमेज काज कर सकता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स को टारगेट करता है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स को, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स को। और लिम्फाइड ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम में। अगर मेजर ऑर्गन्स जो लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं उनके नेम्स में एन्यूमरेट करूं तो बोन मैरो है, स्प्लीन है, ये तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा लिवर है, किडनी है। हमारी बॉडी में जो रीजनल लिम्फ नोड्स हैं वो सारे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स के अंडर क्लासीफाई होते हैं। पायर्स पैचेस हैं, यानी कि जितने भी इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करने वाले टिश्यूज हैं, ये टॉक्सिन उनको टारगेट करता है, उनके सेल्स को किल करेगा। एज अ रिजल्ट इम्यूनोसुप्रेशन बढ़ती जाएगी, प्लस ये टेम्परेचर का बायस बनता है। ये 2 मेजर टॉक्सिन्स हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज जब ये सरवाइव कर जाए, फेगोसाइटोसिस से बच जाए, हमारे टिश्यूज के अंदर ग्रो करना शुरू कर दे, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने लग जाए, तो 2 मेजर टॉक्सिन्स ये बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है जो हमारे सिस्टम्स को डैमेज काज करते हैं। वन ऑफ देम इज हीमोलाइजीन, जिन्हें स्ट्रेप्टोलाइजीन्स कहा जाता है, एंड अदर वन इज पायरोजेनिक टॉक्सिन। और पायरोजेनिक टॉक्सिन का सेकंड नेम है एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन। राइट जी, मैं अपनी डिस्कशन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। रिमेनिंग जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज का पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें? सर प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स दोबारा बता दें। दो ह्यूमन बीइंग में 2 प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं, बोन मैरो एंड स्प्लीन। ये प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं। बाकी जितने हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं। उनमें लिवर है, किडनी है, हमारी थाइमस है। हमारी बॉडी में जितनी रीजनल लिम्फ नोड्स हैं वो सारी उसमें आती हैं। एंड पायर्स पैचेस ये इंटेस्टाइन की सेल वॉल में एग्रीगेट्स हैं सेल्स के, जिनको कहा जाता है पायर्स पैचेस। और ये भी सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं। राइट बच्चों, कुछ और ओके सर। थैंक यू बेटे। ओके, विद दिस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का एहतराम किया करें। अगर आपके पेरेंट्स जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करना आप पे फर्ज है, उनकी केयर किया करें।